हेलो फ्रेंड्स, मैं कंचन आपका अपने चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आज हम अध्याय 9 के अंतर्गत पढ़ेंगे राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन यानी 1870 के दशक से 1947 तक कौन-कौन से राष्ट्रीय आंदोलन हुए, क्या उनका राष्ट्रीय या भारत की स्वतंत्रता में क्या-क्या योगदान हमें देखने को मिलेगा इसके बारे में। सबसे पहले ये चित्र दिया हुआ है, इसे हम देखते हैं। देखिए इसमें ये चित्र जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान का है, जिसपे कि प्रदर्शनकारी जो भी थे इसमें शामिल इस आंदोलन में, उन पे आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए पुलिस को दिखाया गया है। जैसे हमने पिछले अध्याय में पढ़े हैं कि भारतीय भूक्षेत्र पर अंग्रेजों का कब्जा और रियासतों का अधिग्रहण था, नए कानून आए, प्रशासकीय संस्थाएं उन्होंने शुरू की, या फिर किसान और आदिवासियों की जो जिंदगी में भी बहुत सारे बदलाव आए। और 19वीं सदी में आए शैक्षणिक बदलाव, महिलाओं की स्थिति में संबंधित या फिर वाद विवाद हमने अभी पिछले अध्याय में पढ़ा है, जाति व्यवस्था की चुनौतियां या सामाजिक एवं धार्मिक सुधार किए गए, 1857 का विद्रोह हुआ, उसके बाद की स्थिति क्या रही, हस्तकल्पों का पतन कैसे हुआ, जो हस्तकला थे, या फिर भारतीय वस्त्र उत्पादन कला जो थी, जो तकनीक थी, कैसे अंग्रेजों के द्वारा जो उनके द्वारा निर्मित वस्त्र भारतीय मार्केट में पाठ देने की वजह से भर भर के उनका आने लगा, वो यहाँ पे इम्पोर्ट कर लेते थे, करने की वजह से किस प्रकार से भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग था, किस तरह से उसका ह्रास हुआ, किस तरह से उसका पतन हुआ, कैसे धीरे धीरे भारतीय वस्त्र निर्माण कला लुप्त होने लगी, ये सब के बारे में हम अध्ययन किए हैं। इसमें हम भारत के स्वतंत्रता संबंधी विभिन्न आंदोलन के बारे में इसमें फिर पढ़ेंगे हम। इन मुद्दों के बारे में हमने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आधार पर क्या आपको ऐसा लगता है कि भारत के लोग ब्रिटिश शासन से असंतुष्ट थे? यदि हाँ, तो विभिन्न हम ये दे रहा है कि यदि आप विभिन्न समूहों के वर्ग इसमें बना सकते हैं कि वो क्यों असंतुष्ट थे, क्यों नहीं, या हम खुद अपने दिमाग में सोच के विचार के तर्क लगा के अनुमान लगा सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि क्यों संतुष्ट थे और क्यों असंतुष्ट थे। इन सब का जवाब हम इन साथ जो अध्ययन किया इसके आधार पे हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं राष्ट्रवाद का उदय। इस अध्याय में सबसे पहला ये देखिए पैराग्राफ में दिया है कि राष्ट्रवाद का उदय। तो देखिए जो उपरोक्त बदलावों ने लोगों को एक अहम सवाल के बारे में सोचने के लिए भी विवश किया, जो ऊपर हमने बदलाव देखे हैं। ये देश क्या है, किसके लिए है, इसका जवाब धीरे धीरे इस रूप में सामने आया। भारत का मतलब है यहाँ की जनता, भारत यहाँ रहने वाले किसी भी वर्ग, कोई भी रंग के, किसी भी जाति के हों, पंथ के हों, भाषा या जेंडर वाले लोग हों, तमाम लोगों का घर है, सबका है भारत। किसी एक व्यक्ति का या किसी एक पंथ का, एक जाति का नहीं है। विभिन्न जातियों, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदायों, विभिन्न भाषा भाषी लोगों का है भारत। ये देश है, इसके सारे संसाधन और इसकी सारी व्यवस्था है उन सभी के लिए है जो भारत में निवासित लोग हैं। ठीक, आगे है इस जवाब के साथ ये एहसास भी सामने आया कि अंग्रेज भारत के संसाधनों और यहाँ के लोगों की जिंदगी पे कब्जा जमाए हुए हैं, और जब तक यह नियंत्रण खत्म नहीं होता, भारत यहाँ के लोगों का, भारतीयों का नहीं हो सकता। यानी जब तक औपनिवेशिक सरकार इस पे अपना आधिपत्य स्थापित की रहेगी, फिर भारत कैसे स्वतंत्रता से इस पर राज कर सकेंगे, और कैसे हम कह सकते हैं कि भारतीयों का ये भारत है। ये चेतना जो है 1850 के बाद बने राजनीतिक संगठनों में साफ दिखाई देने लगी थी। देखिए 1870 और 1880 के दशकों में बने राजनीतिक संगठनों में यह चेतना और गहरी हो चुकी थी। इनमें से ज्यादातर संगठनों की बागडोर वकील आदि अंग्रेजी शिक्षित पेशेवरों के हाथों में थी। पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे जो रेजिडेंसी एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आदि ये बहुत ही प्रमुख संगठन थे राष्ट्रवाद की चेतना के लिए या उनको जागरूक करने के लिए। देखिए हम यदि पूना सार्वजनिक सभा का नाम गौर से देखें तो ये जो सार्वजनिक का मतलब तो होता है सब लोगों या सबके लिए, और सर्व यानी सभी जनिक लोगों के, सब लोगों के लिए सार्वजनिक। हालांकि इनमें से बहुत सारे संगठन देश के खास हिस्सों में काम कर रहे थे, लेकिन वे अपने लक्ष्य को भारत के सभी लोगों का लक्ष्य बताते थे। उनके मुताबिक जो उनके लक्ष्य थे किसी खास इलाके, समुदाय के वर्ग के लक्ष्य नहीं थे, बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए थे। वे इस सोच के साथ काम कर रहे थे कि लोग संप्रभु हों। संप्रभुता एक आधुनिक विचार और राष्ट्रवाद का बुनियादी तत्व होता है, और ये संगठन इस धारणा से चलते थे कि भारतीय जनता को अपने मामलों के बारे में फैसले लेने की आज़ादी होनी चाहिए। यानी हम भारत के लोग हैं, तो भारत संबंधी जो भी मामले पे निर्णय लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे, वो भारतीयों को होना चाहिए। लेकिन अधिकांशतः फैसले क्या करते थे, जो औपनिवेशिक सरकार थी, जो ब्रिटिश सरकार थी, वो लेती थी।
1870 और 1880 के दशक में ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष और ज्यादा गहरा हुआ था और 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती है। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश जो है भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्ति पर मुकदमे चला सकते हैं। यानी भारतीय न्यायाधीश भी जो ब्रिटिश हैं या यूरोपीय व्यक्ति हैं, इन पे भी क्या करेंगे, मुकदमे चलाएंगे, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित है। ऐसा ना कि ब्रिटिश न्यायाधीश है वो भारतीयों के कानून पे कोई भी मामले पे मुकदमा चलाएं और भारतीय न्यायाधीश उन पे चलाएं नहीं, तो असमानता स्थापित हो जाएगी। तो इसलिए चाहते थे कि दोनों में समानता बनी रहे। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया, तो भारतीयों ने इस बात का काफी विरोध किया और इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चला कि अंग्रेज आखिरकार भारत के साथ क्या चाहते हैं, कैसा व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, हम पहले प्रचारक को देख लेते हैं। प्रचारक क्या होता है? मुख्य शब्द है एक ऐसा व्यक्ति जो सूचनाओं के प्रसार, रिपोर्ट्स, बैठकों में भाषण आदि के जरिए किसी खास विचार का प्रचार प्रसार करना चाहता है, वो कहलाता है प्रचारक। ठीक, आगे है कि देखिए, पढ़े लिखे जो भारतीय थे, भारतीयों की अखिल भारतीय संगठन की जरूरत 1880 से महसूस की जा रही थी, परंतु इल्बर्ट विधेयक ने इस चाह को और गहरा कर दिया था और 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला लिया। संगठन के प्रारंभिक नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब-जी, डब्ल्यू.सी. बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, एस. सुब्रमण्यम अय्यर एवं अन्य प्रायः बम्बई और कलकत्ता के ही थे ये सारे लोग। यदि नौरोजी की बात करें तो जो दादा भाई नौरोजी थे ये व्यवसायी और प्रचारक थे और ये लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ये ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने युवा राष्ट्रवादियों का मार्गदर्शन भी किया। सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम ने भी विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को निकट लाने में अहम भूमिका अदा की। ये कहें कि भारत के राष्ट्रवाद में ए.ओ. ह्यूम अफसर जो अंग्रेजी ब्रिटिश अफसर थे, ये भी इनका काफी योगदान है। देखिए दिया है कि कांग्रेस जो है किसके पक्ष में बोलने का प्रयास कर रही थी। ये जो खबर है ये है जनवरी 1886 में द इंडियन मिरर नामक अखबार ने लिखा था कि बम्बई में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय कांग्रेस हमारे देश की भावी संसद का केंद्रक है। यह हमारे देशवासियों के लिए अल्पकालीन रूप से लाभकारी परिणामों को जन्म देगी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 1887 में अध्यक्ष की हैसियत से कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था, यह कांग्रेस भारत के किसी एक वर्ग या समुदाय के प्रतिनिधियों से मिलकर नहीं बनी है, बल्कि यह बनी है भारत के सभी समुदायों की संस्था है। कौन? कांग्रेस। बदरुद्दीन तैयब जी कहते हैं कांग्रेस के बारे में। आगे हम देखते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। देखिए, अक्सर कहा जाता है कि पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीके के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी का था। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दी जाए, जो परिषदें हैं परिषदों को ज्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस और क्या चाहती थी? देखिए, कांग्रेस और चाहती थी कि सरकार में भारतीयों के भी ऊंचे पद दिए जाएं। सरकार में भारतीयों को सिर्फ नीचे पद देते थे ब्रिटिश शासन। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ अब भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। पहले जो भी भारत में जो सिविल सर्विस के अधिकारी हुआ करते थे तो वो परीक्षा होती थी लंदन में, वहीं से चुन के आते थे। तो फिर मांग हुआ कि नहीं, भारत में भी इसकी परीक्षाएं आयोजित की जाए। आगे हम देखते हैं। देखिए, यहाँ निरस्त करना मतलब इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा कि किसी कानून को समाप्त कर देना या किसी कानून के वैध अधिकृत रूप से उसको समाप्त कर देना, वैधता को, उसे हम कहते थे निरस्त करना। आगे है कि शासन व्यवस्था के भारतीयकरण की मांग नस्लवाद के खिलाफ चल रहे आंदोलन का एक हिस्सा थी, क्योंकि तब तक ज्यादातर जो महत्वपूर्ण नौकरियां थी गोरे अफसरों का ही कब्जा था। यानी महत्वपूर्ण नौकरी पे सिर्फ गोरे ही कब्जा किए हुए थे।
अंग्रेज आमतौर पर यह मानकर चलते थे कि भारतीयों को जिम्मेदारी भरे पद नहीं दिए जा सकते, क्योंकि अंग्रेज अफसर अपने भारी भरकम वेतन का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटेन भेज देते थे। इसलिए लोगों को उम्मीद थी कि भारतीय कर से यहाँ की धन संपत्ति भी कुछ हद तक भारत में रुकने लगेगी। आगे दिया कि भारतीयों की मांग थी कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और आर्म्स एक्ट को निरस्त कर दिया जाए और अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता भी भारतीयों को दी जाए। शुरुआती सालों में देखें तो कांग्रेस ने कई आर्थिक मुद्दे भी उठाए। उसका कहना था कि भारत में ब्रिटिश शासन की वजह से ही गरीबी और अकाल पड़ रहे हैं और बढ़ते लगान के कारण काश्तकार जो हैं और जमींदार ये सारे के सारे गरीब होते जा रहे हैं और अनाजों के भारी निर्यात की वजह से खाद्य पदार्थों का अभाव पैदा हो गया है। कांग्रेस की मांग थी कि लगान कम किया जाए, फौजी खर्चे में कटौती की जाए और सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान दिए जाएं। आगे उसने नमक कर, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ होने वाले बर्ताव, वो भारतीयों के कामों की दखल अंदाजी करने वाले वन प्रशासन की वजह से भी जो वनवासी थे इनकी बढ़ती मुसीबतों के बारे में बहुत सारे प्रस्ताव भी पारित किए। और इससे ये पता चलता है कि जो पढ़े लिखे संपन्न वर्ग की संस्था होते थे वे भी कांग्रेस केवल पेशेवर समूहों और जो जमींदार और उद्योगपतियों के हक में ही नहीं बोल रही थी, बल्कि जो गरीब लोग थे या फिर जो दलित वर्ग थे इनके लिए भी, इनके हक में भी वो अपने विचार या फिर मुद्दे रखती थी। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का भी प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत निर्माण के लिए देश के विभिन्न भागों में अपने प्रतिनिधि भी भेजे। लेकिन जो मध्य मार्गी थे इनको भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराया जाना चाहिए। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये जो कथन है ये 1890 के दशक तक बहुत सारे लोग कांग्रेस के राजनीतिक तौर तरीके पे सवाल खड़ा करने लगे थे। बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र में बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय जैसे नेता ज्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्होंने निवेदन की राजनीति के लिए नरमपंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भर तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर भी जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पे नहीं बल्कि अपनी ताकत पे भरोसा करना चाहिए और लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि मांगने से ये स्वतंत्रता देने वाले नहीं है, न तो स्वराज। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे से लोगों को उन्होंने और प्रोत्साहित किया। ये यहाँ पे ये बाल गंगाधर तिलक का चित्र दिया हुआ है। उन्होंने 1905 में वायसराय कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया और उक्त बंगाल ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत था। जो बंगाल उस समय था उसी को बांट दिया ब्रिटिश सरकार ने और बिहार और उड़ीसा कुछ भाग भी उस समय बंगाल के ही हिस्से में आते थे। और अंग्रेजों को कहना था कि जो प्रशासकीय सुविधा है इसको ध्यान में रखते हुए उसने बंगाल का बंटवारा किया है, न कि भारतीय भावनाओं को, लोगों को अलग करने के लिए। बस प्रशासन अच्छा से नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसकी भूभाग बहुत बड़ा हो जा रहा था, इस वजह से इसलिए हमने इसका बंटवारा किया है। परंतु प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इसको किसको सुविधा मिलने वाली थी? जाहिर है कि इसका ताल्लुक अंग्रेज अफसरों और व्यापारियों के फायदे से ही था। लेकिन सरकार ने गैर बंगाली इलाकों को अलग करने की बजाय उसके पूर्वी भागों को अलग करके असम में मिला दिया। पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य ये रहा होगा कि बंगाली राजनेताओं के प्रभाव पर अंकुश लगाया जाए और बंगाली जनता को बांट दिया जाए। आगे के बंगाल के विभाजन से देश भर में गुस्से की लहर भी फैल गई। मध्य मार्गी और अमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस ने सभी धड़ों ने इसका विरोध किया। विशाल जनसभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाले गए, ये सारे आंदोलन किए गए। जन प्रतिरोध के नए नए रास्ते ढूंढे गए, किस प्रकार से जन प्रतिरोध उनके खिलाफ आंदोलन किया जाए जिससे कि संघर्ष उपजा, उसे स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यह आंदोलन बंगाल में सबसे ताकतवर था, परंतु अन्य इलाकों में भी इसके भारी अनुगूंज सुनाई दे रही थी। ये देखिए आंदोलन का, जन आंदोलन का एक चित्र है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये हजारों लोग क्या है इस जुलूस में शामिल दिखाई दे रहे हैं। आगे दिया है कि
ये जो चित्र है ये लाला लाजपत राय का है, जो कि पंजाब के जाने माने राष्ट्रवादियों में से एक थे। लाला लाजपत राय पंजाब प्रांत से जुड़े हुए थे। देखिए आगे हम देखते हैं कि आंध्र के डेल्टा इलाकों में भी इसे वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जो स्वदेश आंदोलन था तो आंध्र प्रदेश, इस इलाकों में से वंदे मातरम आंदोलन नाम दिया गया। स्वदेशी आंदोलन ने ब्रिटिश शासन का विरोध किया। स्वयं सहायता, स्वदेशी उद्यम, राष्ट्रीय शिक्षा, भारतीय भाषा के उपयोग को बढ़ावा दिया इसने स्वदेशी आंदोलन ने। वो स्वराज के लिए अमूल परिवर्तनवादी ने जनता को लामबंद करने, ब्रिटिश संस्थाओं व वस्तुओं के बहिष्कार पर जोर दिया। कुछ लोग ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए क्रांतिकारी हिंसा पर भी उतर आए और क्रांतिकारी वो हिंसा के समर्थक थे, मानते थे कि हिंसा द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, स्वदेशी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। वहीं 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कई दूसरी महत्वपूर्ण घटनाएं भी घटी, जैसे 1906 में मुसलमान जमींदारों और नवाबों के एक समूह ने ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया। लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग की मांग थी कि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। 1909 में सरकार ने यह मांग मान ली। अब परिषदों में कुछ सीटें मुसलमान उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दी गईं, जिन्हें मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही चुनकर भेजा जाना था। इससे राजनेताओं में अपने धार्मिक समुदाय के लोगों को अपना राजनीतिक समर्थक बनाने का लालच पैदा हो गया और 1907 में कांग्रेस टूट गई। मध्यमार्गी धड़ा बहिष्कार की राजनीति के विरुद्ध था। इन लोगों का मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग की आवश्यकता होती है, जो कि सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद कांग्रेस पर मध्यमार्गी का दबदबा बन गया, जबकि तिलक के अनुयायी बाहर से काम करने लगे। दिसंबर 1915 में दोनों खेमों में एक बार फिर एकता स्थापित हुई और अगले साल कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक ऐतिहासिक समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था लखनऊ में मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच दोनों के बीच हस्ताक्षर हुए। वो दोनों संगठनों ने देश में प्रतिनिधि सरकार के गठन के लिए मिलकर काम करने का भी फैसला लिया। उसके बाद आता है जन राष्ट्रवाद का उदय। जनता ने भी राष्ट्रवाद के लिए क्या क्या योगदान दिए, जन समूहों ने, जन आंदोलनों ने। तो इसमें है कि 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष अब धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील हो गया। बहुत सारे लोग इसमें शामिल होने लगे, जैसे कि किसान, आदिवासी, विद्यार्थी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए सारे लोग। कई बार औद्योगिक मजदूरों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 20 के दशक से कुछ खास व्यावसायिक समूह भी कांग्रेस को सक्रिय समर्थन देने लगे थे। जो व्यवसायिक समूह थे ये भी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले विश्व युद्ध ने भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ था और इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय, व्यावसायिक मुनाफे पर भी कर बढ़ा दिया था सरकार ने। इसलिए व्यवसायियों को भी इससे क्या हुआ, हानि होने लगी, तो उसने भी आंदोलन की तरफ रुख किया। सैनिक व्यय में इजाफे, युद्धक आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीजों में भारी उछाल आया और आम लोगों की जिंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह देखें तो युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे, जैसे कि आप अध्याय 7 में देख चुके हैं। तो इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं, जूट के बोरे, कपड़े, पटरियां, इन सारे की मांगे क्या हुई, बढ़ने लगी। मांगे बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत आने वाले जो आयात थे उसमें कमी ला दी गई। इस तरह क्या हुआ कि युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। तो युद्ध ने अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए विवश किया। युद्ध प्रथम विश्व युद्ध हुआ या फिर भारत में नियंत्रण के लिए उसने अपनी सेना बढ़ाना पड़ा, आवश्यकता पड़ी। एक विदेशी युद्ध की खातिर गांवों में सिपाहियों की भर्ती के लिए दबाव डाला जाना कि गांवों से ही सिपाही भर्ती किए जाएं। बहुत सारे सिपाहियों को दूसरे देशों में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिया गया। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदार लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही हैं। फलस्वरूप ये लोग भी भारत के औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे। अब जो सिपाही अन्य देशों में गए, युद्ध वहां से लड़के आए, तो देखिए किस तरह से भारत ने ब्रिटिश या यूरोपीय जो देश है, अफ्रीका हो या एशिया, इसमें साम्राज्यवाद का विस्तार करके उसका शोषण कर रहे हैं। इसके अलावा 1917 में रूस में क्रांति हुई और इस घटना के चलते किसानों और मजदूरों के संघर्षों का समाचार व्यापक रूप से फैला। समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे। उन्होंने देखा कि किस तरह से रूस क्रांति के द्वारा मजदूरों ने अपने संघर्ष जारी कर दिया, विद्रोह कर दिया है सरकार का। और इससे क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर ये फैलने लगा ये विचार। वो भारतीय राष्ट्रवादियों की इससे भी नई प्रेरणा मिल रही, हम भी विरोध करके अपने देश को स्वतंत्र करा सकते हैं। उसके बाद होता है आगमन महात्मा गांधी का। देखिए
इसी हालत में महात्मा गांधी भी एक जन नेता के रूप में सामने आए। गांधी जी 46 वर्ष की उम्र में 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वे वहां पे नस्ल भेदी पाबंदियों के खिलाफ अहिंसक आंदोलन चला रहे थे, यानी अहिंसा के ही वो पक्षधर थे। तो अहिंसक आंदोलन के माध्यम से वो परिवर्तन लाना चाहते थे और वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी अच्छी मान्यता भी थी। लोग उनका आदर करते थे और दक्षिण अफ्रीकी आंदोलनों की वजह से उन्हें हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई, गुजराती, तमिल और उत्तर भारतीय, ये इसमें उच्च वर्गीय व्यापारी हो, वकील हो, मजदूर और सब तरह के भारतीयों से मिलने जुलने का उनको मौका मिल चुका था और सब उनके प्रति आदर सम्मान सबका था। दलित वर्ग को भी वो उत्थान के मार्ग पे लाना चाहते थे। महात्मा गांधी ने पहले साल पूरे भारत का दौरा किया और इस दौरान वे यहाँ के लोग उनकी जरूरतों, हालात को समझने में लगे रहे और उनके शुरुआती प्रयास जो था चंपारण से प्रारंभ होता है। चंपारण, फिर खेड़ा, फिर अहमदाबाद के स्थानीय आंदोलन के रूप में उभर के सामने आता है, जो उन्होंने प्रारंभिक प्रयास किए थे आंदोलन के रूप में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। देखिए, इन आंदोलनों के माध्यम से उनका राजेंद्र प्रसाद और वल्लभ भाई पटेल से भी परिचय हुआ महात्मा गांधी का। 1918 में अहमदाबाद में उन्होंने मिल मजदूरों की हड़ताल का सफलतापूर्वक नेतृत्व भी किया था। अहमदाबाद के मजदूरों का मिल हड़ताल जब उन्होंने किया था। देखिए, फिर उसके बाद 1919 से 1922 के बीच आंदोलनों को कुछ गहराई से हम देखेंगे इसमें विभिन्न प्रकार के। देखिए, ये दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं रॉलेट सत्याग्रह। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रॉलेट कानून के खिलाफ इन्होंने सत्याग्रह आह्वान किया महात्मा गांधी ने। यह कानून अब व्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे कि मूलभूत अधिकारों पर अंकुश लगा दिया, जो रॉलेट एक्ट आया 1919 का, और पुलिस को और ज्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया है। पुलिस को ज्यादा अधिकार दे दिए गए। तो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना तथा अन्य नेताओं का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने इस कानून को शैतान की करतूत कही, निरंकुशवादी बताया। तो गांधी जी ने लोगों से आह्वान किया कि इस कानून का विरोध करने के लिए 6 अप्रैल 1919 को अहिंसक विरोध दिवस के रूप में उन्होंने अपमान या याचना दिवस के रूप में मनाया जाए, और ऐसा उन्होंने अपना ये विचार अभिव्यक्त किया 6 अप्रैल 1919 को। और हड़तालें भी की जाएंगी उस दिन, 6 अप्रैल को हड़तालें भी की जाएंगी। तो देखिए, आंदोलन को शुरू करने के लिए सत्याग्रह सभाओं का गठन किया गया। रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष ये साबित हुआ। हालांकि मोटे तौर पर शहरों तक ही सीमित रहा। अप्रैल 1919 में पूरे देश में जगह जगह पे जुलूस निकाले गए, हड़तालों का आयोजन किया गया। सरकार ने इन आंदोलनों को कुचलने के लिए उन्होंने दमनकारी रास्ता अपनाया, हिंसा अपनाया। बैसाखी की 13 अप्रैल के दिन ही अमृतसर में जनरल डायर द्वारा जलियांवाला बाग में किया गया हत्याकांड इसी दमन का हिस्सा था। किस प्रकार से उन्होंने इस आंदोलन को दबाया। इस जनसंहार पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा और गुस्सा जताकर उन्होंने उनको नाइट हुड की उपाधि दिया गया था अंग्रेजों द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, उसको वापस कर दिया अंग्रेजों को। ये जो चित्र दिया है, ये है वो चित्र जहाँ पे जनरल डायर ने लोगों पे अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये उसका परिदृश्य यहाँ पे ये दिया गया है। आगे नाइटहुड देखिए क्या है, ये जो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी को उपाधि, ये ब्रिटिश राजा या रानी की तरफ से किसी व्यक्ति को अप्रतिम व्यक्तिगत सफलताओं व जन सेवा के लिए दी जाने वाली उपाधि थी। तो ये उपाधि दी गई थी, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को। देखिए, रॉलेट जो सत्याग्रह था, इस दौरान लोगों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच गहरी एकता बनाए रखने के लिए प्रयास किए। महात्मा गांधी भी यह चाहते थे कि उनके राय में भारत यहाँ रहने वाले सभी लोगों, यानी सभी हिंदुओं, मुसलमानों और अन्य धर्मों के लोगों का देश है। तो उनकी गहरी आकांक्षा थी कि हिंदू और मुसलमान किसी भी न्यायपूर्ण उद्देश्य के लिए एक दूसरे का समर्थन करें। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये भी एक जन आंदोलन था। देखिए, जो खिलाफत आंदोलन था, इसका मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा था कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के जो सुल्तान थे, जो वहाँ खलीफा था, इस पे बहुत सख्त संधि थोप दी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की तरह इस घटना पे भी भारत के लोगों ने भारी गुस्सा था। जिस तरह से जलियांवाला बाग हत्याकांड पे किया गया था, इस पे भी अंग्रेजों ने
बहुत सख्त संधि थोपी थी, तो भारतीय मुसलमान भी ये चाहते थे कि वे पुराने ऑटोमन साम्राज्य में स्थित पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का नियंत्रण बना रहना चाहिए। तो खिलाफत आंदोलन के नेता क्या किए? इसके नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली। ये दो मुख्य नेता थे खिलाफत आंदोलन के। तो इसमें ये एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन करना चाहते थे खिलाफत आंदोलन के माध्यम से मोहम्मद अली और शौकत अली। तो गांधी जी ने उनके आह्वान का समर्थन भी किया। कांग्रेस से आग्रह किया कि वे पंजाब में हुए अत्याचारों जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड या खिलाफत के मामले में हुए अत्याचार के विरुद्ध मिलकर अभियान हम लोग चलाएं और स्वराज की मांग करें। तो पुनः 1921 से 22 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, सी राजगोपालाचारी और आसफ अली जैसे बहुत सारे वकीलों ने क्या किया? वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया गया। विधानमंडलों का बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी। और 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़े के आयात में भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज्यादातर हिस्से में एक भारी विद्रोह के मुहाने पे खड़े थे। भारी विद्रोह के लिए पूरी जनता तैयार थी। लोगों की पहल कदमी कैसे हुई? कई जगहों पर जैसे जो ब्रिटिश शासन था, इसका अहिंसक विद्रोह किया जा रहा था, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। जैसे सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। आइए ऐसे कुछ उदाहरण पर हम विचार करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है खेड़ा। खेड़ा जो गुजरात में का स्थान है। तो गुजरात में पाटीदार किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। खेड़ा में, तटीय आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु के भीतरी भागों में भी शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई, जो शराब की दुकानें खुली थी। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा किए बिना भी अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे, क्योंकि यदि उनको पहले चराई शुल्क देना पड़ता था, तो जंगल में चरा रहे हैं तो अंग्रेजों को उसका भी शुल्क उन्हें अदा करना पड़ता था। इनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक जो सरकार थी, सरकार ने वनों के संसाधनों पर भी उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया। उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम कर देंगे और वन कानून बनाए गए थे उसको खत्म कर देंगे। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध जो कि एक पाकिस्तान का प्रांत है, इसमें सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पे बहुत उत्साहित थे। बहुत बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया उसमें। और बंगाल में भी खिलाफत और सहयोग के गठबंधन ने जबरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत भी प्रदान की। पंजाब में देखें तो पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन चलाया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ दिखाई देता था। असम में देखें तो गांधी महाराज के जय के नारे लगाते हुए चाय बागान में मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी कि हमें तनख्वाह में हमारी बढ़ाई जाए, और उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि उनका विरोध किया जाए, उनका सहयोग न किया जाए उनके शासन में। उस दौर के बाद बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह अब गांधी राज का यशगान किया जाने लगा था। वहाँ उस समय के साहित्य में देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे एक शब्द दिया है महंत और गैर कानूनी बेदखली क्या होती है? महंत यानी वो सिख गुरुद्वारों के धार्मिक जो कर्ता धर्ता होता है उसे महंत कहते हैं, और गैर कानूनी बेदखली यानी पटाईदारों को उनके पट्टे से जबरन और गैर कानूनी ढंग से निकाल देना, ये कहलाता है गैर कानूनी बेदखली। देखिए ये जो देखिए चित्र दिया है, ये महात्मा गांधी की जनता से उपजी एक छवि, उनकी महात्मा गांधी की छवि दिखाई गई है, जो कि देखिए भारत माता के रथ को हाँकते हुए इसमें दिखाया गया है। देखिए हम आगे देखते हैं जनता के महात्मा। इन उदाहरणों के आधार पर हम देख सकते हैं कि कई जगह के लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानने लगे। ऐसा व्यक्ति मानने लगे थे कि उन्हें मुसीबतों और गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। गांधी जी वर्गीय टकरावों के बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु किसानों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेतिहर मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे। कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धियों के लिए भी गांधी जी को श्रेय दिया।
उदाहरण के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन के बाद संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश स्थित प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदारों की गैर कानूनी बेदखली को रुकवाने में सफलता पा ली, परंतु उन्हें लगता था कि यह सफलता उन्हें गांधी जी की वजह से मिली है। कई बार गांधी जी का नाम लेकर आदिवासियों और किसानों ने ऐसी कार्रवाइयां भी की जो गांधीवादी आदर्शों के अनुरूप नहीं थी, और गांधी जी के नाम पे उन्होंने क्या किया, वो अपने मनचाही कार्रवाइयां करते थे। देखिए ये है कि वही थे जिन्होंने प्रतापगढ़ में बेदखली रुकवाई। ये देखिए दिया है, ये इलाहाबाद के किसानों का एक आंदोलन है कि ये सीआईडी द्वारा तैयार की गई जनवरी 1921 की रिपोर्ट का एक अंश है। इसमें है कि दूर दराज के गांवों में भी गांधी जी के नाम का सिक्का जितना चलने लगा है, उसे देखकर अचंभा होता है कि किसी को भी पता नहीं है कि वो कौन है, क्या है, फिर भी सबने मान लिया कि वे जो कहते हैं वे सही है, उनका जो भी आदेश है वो पूरा होना चाहिए। और एक महात्मा या साधु या एक पंडित, इलाहाबाद के एक ब्राह्मण, यहाँ तक कि एक देवता है, सब जनता ने, गांव दूर दराज के लोगों ने भी मान लिया। उनके नाम की असली ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रतापगढ़ के लोग मानते हैं कि उन्होंने बेदखली रुकवाई थी, और आमतौर पे गांधी जी को लोग सरकार का विरोधी नहीं मानते बल्कि केवल जमींदारों का विरोधी मानते थे। हम गांधी जी और सरकार के पक्ष में, यानी क्योंकि आम जनता तो उस समय जमींदारों की प्रताड़ना से ज्यादा पीड़ित थी, तो उन्हें अंग्रेजों से ज्यादा डर उनको जमींदारों से लगता था। आगे दिया है 1922 से 1929 की घटनाएं। कौन कौन सी घटनाएं घटी इसके बारे में हम देखते हैं। इसमें दिया है महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे, ये अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। इसी कारण फरवरी 1922 में जब किसानों की एक भीड़ ने चौरी चौरा पुलिस थाने पे हमला कर दिया और उसे जला दिया, तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन किया कि वापस ले लिया, क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग, बहुत 22 पुलिस लगभग मारे गए थे उसमें, इसलिए किसान बेकाबू हो गए थे, क्योंकि पुलिस ने उनको शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी थी, इसलिए इन्होंने भी उस पुलिस थाने में आग लगा दी। तो फिर यहाँ पे हिंसा होती है, इसलिए महात्मा गांधी ने यहाँ से अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन खत्म होने के बाद गांधी जी के अनुयायी ग्रामीण इलाकों में रचनात्मक कार्य शुरू करने पर जोर देने लगे। चिरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं की दलील थी कि पार्टी को परिषद चुनावों में हिस्सा लेना चाहिए और परिषदों के माध्यम से सरकारी नीतियों को प्रभावित करना चाहिए। 20 के दशक के मध्य में देखें तो जो गांव थे, गांवों में किए गए व्यापक सामाजिक कार्यों की बदौलत गांधीवादियों को अपना जनाधार फैलाने में काफी मदद भी मिली। 1930 में शुरू किए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए यह जनाधार काफी उपयोगी साबित हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और हिंदुओं के संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना 20 के दशक के मध्य की दो महत्वपूर्ण घटनाएं थीं। भारत के भविष्य को लेकर देखें तो इन पार्टियों की सोच में गहरा फर्क था, और इसमें दिया है कि उस दौरान क्या हुआ था। क्रांतिकारी राष्ट्रवाद भगत सिंह भी सक्रिय थे इसी आंदोलन के समय। जो क्रांतिकारी भगत सिंह थे ये भी इसी में सक्रिय थे। इस दशक के आखिर में हम देखें, ये देखिए, ये साइमन कमीशन एक है, एक प्रकार का आयोग गठित किया गया था। इसमें एक भी भारतीय नहीं थे, इसलिए इसका भी विरोध, इस आयोग का भी विरोध किया गया। तो ये चित्र दिखाए गए साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आंदोलनकारियों का। देखिए ये घटना हुई थी 1927 में। 1927 में इसमें इंग्लैंड में बैठी ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड साइमन की अगुवाई में एक आयोग भारत भेजा, और इस आयोग को भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था, और भारत के राजनीतिक भविष्य का फैसला करना था इसमें, और भारतीय एक भी नहीं था। तो इसी फैसले की वजह से भारत में भारी असंतोष भी पैदा हुआ कि भारतीय राजनीति का ये फैसला कैसे करेंगे, इसमें एक भी भारतीय शामिल है ही नहीं। तो इसलिए इस राजनीतिक संगठन ने भी आयोग के बहिष्कार का फैसला लिया, और जब कमीशन के सदस्य भारत पहुंचे तो प्रदर्शनकारियों के साथ उनका स्वागत किया गया, और फिर नारा लगाया गया कि साइमन वापस जाओ, गो बैक साइमन। इस नारे के साथ उसका बहिष्कार किया गया, जो साइमन कमीशन गठन हुआ था 1927 में। देखिए आगे इसमें दिया है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए इस प्रस्ताव के आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया। 26 जनवरी को सबसे पहले स्वराज के लिए, इसीलिए फिर आगे जाकर इसी दिन हम देखेंगे तो गणतंत्रता दिवस भी मनाने का घोषणा किया गया था इसी वजह से, क्योंकि पहली बार 1929 में पारित किया गया था इस प्रस्ताव को। देखिए यहाँ पे दिया है भगत सिंह के बारे में कि भगत सिंह, ये जो नारा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमकाने की जरूरत होती है,
इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था भगत सिंह ने दिया था, और उन्होंने बम जो फेंका था वो इस घटना से संबंधित ये इन्होंने नारा दिया। यहाँ दिया है कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव उनके जैसे अन्य भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी औपनिवेशिक शासन का और अमीर शोषक वर्गों से लड़ने के लिए मजदूरों और किसानों की क्रांति चाहते थे कि सब लोग इसमें एक साथ आए, और इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 1928 में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना की इन्होंने, और 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एवं राजगुरु ने लाला लाजपत राय पर लाठी जो चार्ज किया गया था, जिसने किया था सैंडर्स, इस पुलिस अफसर की उन्होंने हत्या कर दी, और इसी लाठी चार्ज के कारण बाद में लाला लाजपत राय की मृत्यु भी हो गई थी। इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने उसकी हत्या कर दी। अपने साथी राष्ट्रवादी BK दत्त के साथ भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था, मिलकर के BK दत्त के साथ। तो क्रांतिकारी ने अपने पर्चे में भी लिखा था उसमें कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं बल्कि बहुरों को सुनाना है तथा विदेशी सरकारों को उसके द्वारा किए जा रहे जो भयानक शोषण है इससे अवगत कराना है। और भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया, और इस समय भगत सिंह की आयु मात्र सिर्फ 23 साल थी। आगे हम देखते हैं इसमें दांडी मार्च के बारे में। जो दांडी मार्च है, देखिए पूर्ण स्वराज, ये हम देखते हैं दांडी मार्च महात्मा गांधी ने शुरू किया था। ये चित्र दिया गया इन्हीं का। यह महात्मा गांधी प्राकृतिक नमक इकट्ठा करते हुए इन्होंने नमक हाथ में लेकर बस नमक कानून तोड़ा था, तो दांडी मार्च इन्होंने किया था। यह घटना है 6 अप्रैल 1930 की। इसमें हम देखते हैं, देखिए पूर्ण स्वराज अपने आप आने वाला तो था नहीं, इसके लिए लोगों को लड़ाई में उतरना था। 1930 में गांधी जी ने भी ऐलान किया कि वह नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पे सरकार अंग्रेजी सरकार का एकाधिकार था। महात्मा गांधी और अन्य जो राष्ट्रवादी थे उनका कहना था कि नमक पे टैक्स वसूलना पाप है क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता के व्यापक चाव को लोगों के खास शिकायत सभी से जोड़ दिया था और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तट पे पैदल चल कर गए थे। गांधी जी और उनके अनुयायी वहां उन्होंने तट पे बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया कि ये हमारा अधिकार है, हम नमक बना सकते हैं। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किया था। देखिए स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। इसमें जैसे ये दिया है कर्नाटक की अंबाबाई की, ये एक महिला है, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कैसे संघर्ष किया था। देखिए यहाँ दिया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था, तो राष्ट्रीय आंदोलन में अलग अलग पृष्ठभूमि वाली बहुत सारी महिलाओं ने भी हिस्सा लिया, जैसे इसमें युवा भी, वृद्ध, अकेली और विवाहित, ग्रामीण, शहरी, रूढ़िवादी, उदारवादी सभी तरह के माहौल से आने वाली महिलाएं आंदोलन में शामिल हुई। स्वतंत्रता संघर्ष, महिला आंदोलन और स्वयं उनके लिए भी ये हिस्सेदारी बहुत महत्वपूर्ण थी। अंग्रेज अफसरों और भारतीय राष्ट्रवादियों दोनों को लगता था कि महिलाओं की सहभागिता ने राष्ट्रीय संघर्ष को जबरदस्त ताकत दी है। स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण महिलाएं घरों से बाहर आने लगी थी और इसने उन्हें विभिन्न व्यवसायों व शासन में जगह दिलाई और पुरुषों के साथ समानता का मार्ग भी प्रशस्त किया। महिलाओं के लिए सहभागिता का जो अर्थ क्या था, इसकी सबसे अच्छी अभिव्यक्ति खुद उन्हीं के शब्दों में देखी जा सकती है। कर्नाटक के जो अंबाबाई, तो इनका जो विवाह है 12 साल की उम्र में ही कर दिया गया था। 16 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, उनके पति मर गए। उन्होंने उडुपी के विदेशी कपड़ों, शराब की दुकानों की घेरेबंदी की, उन्हें गिरफ्तार किया गया अंबाबाई को, और सजा भी दी गई। रिहा जब होती है वो जेल से फिर दोबारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब भी वो जेल से बाहर होती, सभाओं में भाषण देती, बुनाई कताई सिखाती, प्रभात फेरियों का आयोजन करती। अंबाबाई इन्हें अपने जीवन के सबसे सुखद क्षण मानती थी। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षणों में उन्हें एक नया मकसद और प्रतिबद्धता दिखाई देती थी। आंदोलन में हिस्सेदारी के अपने अधिकार को मनवाने के लिए महिलाओं को काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी। आंदोलन के लिए नमक सत्याग्रह के दौरान शुरुआत में खुद महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। मतलब महात्मा गांधी भी महिलाओं की हिस्सेदारी के समर्थन में नहीं थे। आखिरकार सरोजिनी नायडू ने उन्हें इस बात के लिए तैयार किया कि वे महिलाओं को भी आंदोलन में शामिल होने दें।
तो सरोजिनी नायडू ने भी उनसे आग्रह किया कि महिलाओं को भी आंदोलनों में अपने शामिल किया जाए और उनको करना चाहिए। देखिए ये दिया है चित्र है महात्मा गांधी के साथ ही सरोजिनी नायडू हैं। 1931 का पेरिस का चित्र है। देखिए उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया महात्मा गांधी ने। इस आंदोलन में जो दांडी मार्च किया उसके बाद किसानों, जो आदिवासी थे, जो महिलाएं थे, सबने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया था इसमें। और नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघर्ष ने पर्चे प्रकाशित किया। सरकार ने शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों के निर्मम दमन के जरिए आंदोलन को कुचलने का भी प्रयास किया। इस आंदोलन के दौरान जो हजारों आंदोलनकारियों को जेल में भी डाल दिया अंग्रेजी सरकार ने। आगे है कि भारतीय जनता ने साझा संघर्षों के चलते आखिरकार 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान भी किया गया इसमें। और जो सरकार थी, सरकार ने ऐलान किया कि 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए जाएंगे। इन चुनाव के परिणाम आने पर 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बन गई। जब 1937 में प्रांतीय विधायिकाओं के लिए चुनाव कराए गए थे, तो इसमें से 11 में से 7 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध भी छिड़ गया। हिटलर के प्रति आलोचनात्मक रवैये के कारण कांग्रेस के जो नेता थे ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों में मदद देने को तैयार थे, क्योंकि कांग्रेस के जो नेता थे वो इसके हिटलर के तो आलोचक थे ही, तो इसलिए वो तैयार भी हो गए उनकी सहायता करने के लिए। इसके बदले में वे चाहते थे कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दे ब्रिटेन। अंग्रेजों ने यह बात नहीं मानी और कांग्रेसी सरकार के विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो कांग्रेसी सरकार फिर इसके विरोध में इस्तीफा देते हैं। ये देखिए दिया है कि वीर लखन नायक को फांसी दे दी गई, ये घटना है। इसमें लिखते हैं बाजी मोहम्मद लिख रहे हैं कि 25 अगस्त 1942 को 19 लोग नबर रंगपुर स्थित पपरंदी में कुछ हुई पुलिस फायरिंग के मौके पर ही मारे गए। बहुत सारे लोग बाद में घावों के कारण मर गए और 300 से ज्यादा घायल हुए। 1000 से ज्यादा को कोरापुट जिले की जेल में डाल दिया गया और कई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। कुछ को गोली मार दी गई, कई लोगों को फांसी पे लटका दिया गया। और वीर लखन नायक ये अंग्रेजों की अवहेलना करने वाले एक विख्यात जनजातीय नेता थे। वीर लखन नायक, इनको भी फांसी पे लटका दिया गया। बाजी जी बताते हैं इसमें कि लखन नायक अपनी फांसी के बारे में चिंतित नहीं थे, बल्कि उन्हें केवल इस बात का दुख था कि वे स्वतंत्रता का प्रभात नहीं देख पाएंगे। बाजी मोहम्मद ने राष्ट्रीय संघर्ष में शामिल होने के लिए 20,000 लोगों को लामबंद भी किया था। उन्होंने कई बार सत्याग्रह किया। उन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के खिलाफ हुए विरोध और भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया और कई बार लंबे समय तक जेल में भी रहे। ये जो चित्र है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 का चित्र है। किस तरह से सरकार इन विरोधियों का दमन कर रही है। हम आगे इसमें देखते हैं, ये चित्र है सुभाष चंद्र बोस जी का। इसमें जो सुभाष चंद्र बोस थे ये समाजवादी विचार रखते थे। समाजवादी विचार रखने वाले आमूल परिवर्तनवादी थे सुभाष चंद्र बोस। और ये अहिंसा के गांधीवादी आदर्शों में विश्वास नहीं रखते थे। ये नहीं मानते थे कि अहिंसा के द्वारा, सिर्फ अहिंसा के द्वारा मानते थे, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ अहिंसा के द्वारा हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि राष्ट्रपिता के रूप में गांधी जी का सम्मान वे करते थे। जनवरी 1941 में उन्होंने बिना किसी को बताए कलकत्ता भी छोड़ दिया और जर्मनी के रास्ते होते हुए सिंगापुर पहुंच गए। भारत को अंग्रेजों के नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। और 1944 में आजाद हिंद फौज ने इम्फाल और कोहिमा की ओर से भारत में प्रवेश करने का भी प्रयास किया, परंतु यह अभियान सफल नहीं हो पाया। INA के सदस्यों को कैद कर लिया गया और उन पर मुकदमे चलाए गए। देश भर में तमाम तरह के लोगों ने आजाद हिंद फौज के सिपाहियों पर भी चलाए गए मुकदमों के खिलाफ चले संघर्षों में हिस्सा लिया और अन्य भी जो वकील थे। आगे हम देखते हैं कि भारत छोड़ो और आंदोलन हुआ, उसके बाद फिर क्या होता है, क्या घटनाएं घटी। तो देखिए महात्मा गांधी ने जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, इसके बाद अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का एक नया चरण शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। गांधी जी ने भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो का उन्होंने इसी समय नारा दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही, कि इस सिद्धांत पर चलें। वो अंग्रेजों के विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करें,
गांधी जी और अन्य नेताओं को फौरन जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। किसान और युवा इस आंदोलन में बड़ी संख्या में शामिल हुए। जो विद्यार्थी थे अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। देश भर में संचार, राज्य सत्ता के प्रतीकों पर हमले हुए। बहुत सारे इलाकों में लोगों ने अपनी सरकार का गठन कर लिया। सबसे पहले देखने को मिलता है कि अंग्रेजों ने बर्बर दमन का रास्ता अपनाया। पहले तो बर्बरता से तो दमन करते थे, तो अपनाया, और 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोगों को उसने गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने जेल में डाल दिया। लगभग 1,000 लोग पुलिस की गोली से मारे भी गए। बहुत सारे इलाकों में हवाई जहाजों से भी भीड़ पर गोलियां बरसाने के आदेश दिए गए, परंतु आखिरकार इस विद्रोह ने ब्रिटिश राज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। देखिए, स्वतंत्रता और विभाजन की ओर देखें तो 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुसलमानों के लिए स्वायत्त व्यवस्था की मांग क्यों की थी? इसमें दिया है कि 1930 के दशक के आखिरी सालों में हम देखें तो जो मुस्लिम लीग थी और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी, यानी मुसलमानों और हिंदुओं को अलग अलग राष्ट्र मानने लगी, और इस विचार तक पहुंचने में 20 और 30 के दशकों में हिंदू और मुसलमानों के कुछ संगठनों के बीच मतलब फूट पड़ी कि दोनों वो चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र और मुसलमान राष्ट्र, इस तरह से ये विचार उभर के बाहर आता है। ये जो दिया है ये है गांधी जिन्ना वार्ताओं से पहले गांधी जी के साथ बातचीत करते हुए चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का ये चित्र यहाँ पे दिया गया है। देखिए, ये चित्र में है मौलाना आजाद तथा कांग्रेस कार्यकारी समिति के अन्य सदस्य सेवाग्राम में, और ये 1942 का चित्र है। देखिए, जो मौलाना आजाद है इनका जन्म मक्का में हुआ था। उनके पिता बंगाली और माँ जो थी अरब मूल की थी। पिता तो बंगाली थे लेकिन माता अरब मूल की थी। उनका जन्म भी मक्का में ही हुआ। बहुत सारी भाषाओं के ये जानकार थे, और आजाद फिर इस्लाम के विद्वान थे ही, और वहादत दीन यानी सभी धर्मों की बुनियादी एकता की हिमायती थे। यानी सभी ये मानते थे कि जो सभी धर्म है, सबकी जो जड़ें हैं या फिर आधारभूत जो उसका जो विचार है, सबकी एक ही है। गांधीवादी आंदोलनों में हमेशा सक्रिय रहने वाले और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे आजाद। फिर उन्होंने जिन्ना के दो राष्ट्र सिद्धांत का विरोध किया था। तो मौलाना आजाद ये जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, इन्होंने दो राष्ट्र सिद्धांत को अपनाते थे, दो राष्ट्र की मांग पे अड़े हुए थे, तो इन्होंने इनके विचारों का विरोध भी किया था। ये देखिए, ये जो चित्र है, देखिए ये दिया गया है श्री राजगोपालाचारी और महात्मा गांधी के बीच हो रहा है। इसमें वयोवृद्ध राष्ट्रवादी और दक्षिण में नमक सत्याग्रह के नेता, क्योंकि जो दक्षिण में नमक सत्याग्रह हो रहा था उसके नेता थे श्री राजगोपालाचारी। 1946 में बनी अंतिम सरकार के सदस्य भी थे और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल भी थे श्री राजगोपालाचारी। लोग इनको राजा जी के नाम से जानते थे, यानी कहें कि लोक प्रसिद्धि के रूप में इनका एक जो उपनाम था ये राजा जी था। ये जो चित्र देखिए दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये आजादी के वार्ताओं के समय 1945 व 47 के दौरान आजादी के लिए चलती वार्ताओं में एक अहम भूमिका इन्होंने अदा की। ये जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नादियाड, ये गुजरात के ही एक गरीब किसान व्यवसायी परिवार से थे। 1918 के बाद स्वतंत्रता आंदोलन की अगली कतार में रहने वाले, और पटेल 1931 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। आगे हम चित्र देखते हैं। देखिए, यह है महात्मा गांधी के साथ मोहम्मद अली जिन्ना, सितंबर 1944 के समय का है। इसमें है कि 1920 तक हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में सक्रिय रहे। जिन्ना ने लखनऊ समझौता करवाने में एक अहम भूमिका भी अदा की है। लखनऊ जो समझौता हुआ था जिसमें मुस्लिम लीग व कांग्रेस के बीच समझौता हुआ, तो इसमें जो मोहम्मद अली जिन्ना इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है, और 1934 के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को पुनर्जीवित किया, और अंत में वे पाकिस्तान की स्थापना के सबसे मुख्य प्रवक्ताओं की कतार में जा पहुंचे। आगे हम देखते हैं। देखिए, जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में, पहले ये बम्बई अधिवेशन का चित्र है। महात्मा गांधी वो जवाहरलाल नेहरू ये वार्ता कर रहे हैं। ये सामान्य निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है? ऐसा निर्वाचन क्षेत्र जहाँ किसी धार्मिक तथा अन्य संप्रदाय का कोई आरक्षण नहीं था, यानी सामान्य निर्वाचन क्षेत्र होता है। किसी भी धर्म को लेकर, जाति को लेकर, संप्रदाय को लेकर कोई आरक्षण नहीं होता है उस क्षेत्र में। आगे हम देखते हैं 1937 का जो प्रांतीय चुनाव हुआ, संभवतः इससे भी ज्यादा बड़ा कारण
रहे। और इन चुनाव ने मुस्लिम लीग को इस बात का यकीन दिला दिया कि यहाँ मुसलमान अल्पसंख्यक है, यानी मुसलमानों की बहुत कम सीटें थी। तो इस चुनाव से पता चलता है या फिर इसमें एहसास हुआ मुसलमानों को कि मुसलमान मात्र यहाँ एक अल्पसंख्यक है और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें हमेशा क्या कि गौड़ भूमिका ही निभानी पड़ेगी, क्योंकि अल्पसंख्यक है तो उनकी प्राथमिकता रहेगी नहीं, गौड़ भूमिका उनको निभानी पड़ेगी। और लीग को, जो मुस्लिम लीग थी, उसको ये भी डर था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए, क्योंकि अल्पसंख्यक के रूप में यहाँ पे मात्र हैं। तो 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने क्या किया, इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। वो मिलकर सरकार नहीं बनाना चाहते थे, गठबंधन की सरकार कांग्रेस नहीं चाहती थी। 1937 का जो चुनाव हुआ, जिससे फासला और भी बढ़ गया मुस्लिम लीग में और भारतीय कांग्रेस में, क्या हुआ, थोड़ा दरार आ गई। 30 के दशक में मुस्लिम जनता को अपने साथ लामबंद करने में कांग्रेस की विफलता ने भी लीग को अपना सामाजिक जनाधार फैलाने में मदद दी। 40 के दशक के शुरुआती जो साल थे उसमें उस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेता जेल में थे। उस समय लीग ने अपना प्रभाव फैलाने के लिए तेजी से प्रयास किए। 1945 में विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस और लीग से बातचीत शुरू कर दी, और यह वार्ता असफल रही, क्योंकि लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। कांग्रेस इस दावे को मंजूर नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुसलमान अभी भी उसके साथ थे, इसलिए वो इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं थी। 1946 में देखें तो 1946 में जब दोबारा प्रांतीय चुनाव हुआ, तो सामान्य जो निर्वाचन क्षेत्र थे इसमें कांग्रेस का प्रदर्शन तो अच्छा रहा, परंतु मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर लीग को बेजोड़ सफलता मिली, यानी मुस्लिम लीग को भी बेजोड़ सफलता मिली। लीग पाकिस्तान की मांग पे चलती रही। मुस्लिम लीग पहले से ही पाकिस्तान की मांग पे चल रही थी और अड़ी भी रही। मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने इस मांग का अध्ययन करने, स्वतंत्र भारत के लिए एक सही राजनीतिक बंदोबस्त सुझाने के लिए 3 सदस्यीय परिसंघ भारत भेजा। आगे है कि इसी परिसंघ ने सुझाव दिया कि भारत जो है अविभाजित रहे और उसे मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को कुछ स्वायत्तता देते हुए एक ढीले ढाले महासंघ के रूप में संगठित किया जाए। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहाँ पे कुछ अच्छे उनको स्वायत्तता दे दी जाए, कुछ विशेष अधिकार दे दिए जाए और वो क्या कहें, अविभाजित न हो करके एक ही में रहें। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ही इस प्रस्ताव के कुछ खास प्रावधानों पर सहमत नहीं थे। तो अब देश का विभाजन असंभावी, यानी लग रहा था, संभावना बढ़ रही थी कि देश का विभाजन हो जाएगा। ये जो चित्र है ये है हिंसाग्रस्त पंजाब से आए शरणार्थी। जब हिंसा होता है, जब भारत अलग होता है तो भोजन की तलाश में दिल्ली में ये पूरे यहाँ पे एकत्र हुए हैं, पूरे जनता। ये आगे देखिए जो कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन की इस विफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए जन आंदोलन भी शुरू किए, क्योंकि कैबिनेट मिशन चाहते थे कि ये विभाजन हो न, लेकिन फिर मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया। तो इसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया मुस्लिम लीग ने। इसी दिन कलकत्ता में 2 दंगे भी भड़क उठे जो कई दिन तक चलते रहे। इन दंगों में हजारों लोग मारे गए। मार्च 1947 तक जो उत्तर भारत था, उत्तर भारत के विभिन्न भागों में भी हिंसा फैल गई थी। कई लाख लोग मारे गए और असंख्य महिलाओं को विभाजन की इस हिंसा से अकथनीय अत्याचारों का सामना करना पड़ा। महिलाओं के साथ साथ उसमें बहुत सारे वृद्ध व्यक्ति, बच्चे, सबको करना पड़ा सामना विभाजन का। करोड़ों लोगों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा, इधर से उधर होना पड़ा, एक देश से दूसरे देश में प्रवासित होना पड़ा उन्हें, और अपने मूल स्थानों से बिछड़कर ये लोग रातों रात अजनबी जमीन पे शरणार्थी बनकर रह गए। मात्र विभाजन का यह नतीजा यह भी हुआ कि भारत की शक्ल सूरत ही बदल गई, उसके शहरों का माहौल बदल गया, नए देश पाकिस्तान का जन्म हुआ और इस तरह ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता का तो आनंद मिला, स्वतंत्र हुआ भारत, लेकिन विभाजन की पीड़ा भी साथ में भारत को देखनी पड़ी और हिंसा के साथ हमारे सामने आया। यानी ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ विभाजन की पीड़ा भी देखने को मिली और बहुत सारे लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे प्रवासित हुए। इसी प्रकार का एक राष्ट्रवाद ये दिया है अफ्रीका के राष्ट्रवाद का, कि ये है राष्ट्रवाद घाना का। घाना में हुआ था अफ्रीका में, जो एक जो देश है अफ्रीका में। इसमें दिया है कि 19वीं शताब्दी में देखें तो
19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी की शुरुआत में इसमें बहुत सारे अफ्रीकी और एशियाई देशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। इनमें से बहुत सारे देशों में राष्ट्रवाद का उदय स्वतंत्रता के लिए उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों के तहत हुआ। उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे अपनी स्वतंत्रता के लिए। अफ्रीका में भी औपनिवेशिक शासन तानाशाही जैसा ही था, क्योंकि विदेशी शासकों के प्रतिनिधि के रूप में केवल मुखियाओं को ही शासन चलाने की छूट दी जाती थी, या फिर अफ्रीकियों के बारे में केवल गोरे प्रतिनिधियों वाली सभाएं ही कानून बनाती थी, या वहाँ के जो अफ्रीकी काले लोग थे उनको तो नीचे या फिर निम्न दृष्टिकोण से देखा जाता था। कम से कम दूसरे विश्व युद्ध के बाद तक अफ्रीकियों के पास निर्णय लेने या प्रतिनिधित्व की ताकत नहीं थी। दूसरे विश्व युद्ध तक भी स्थानीय जो भूस्वामी थे, वहाँ के जो किसान थे, इनको जमीनों पे जबरन अधिग्रहण, करों में वृद्धि, खराब कार्य परिस्थितियों की वजह से बहुत सारे अफ्रीकी आंदोलन शुरू भी हुए। 1957 में घाना स्वतंत्रता पाने वाला उप सहारा अफ्रीका का पहला देश बन गया था। यानी पहला जो स्वतंत्रता पाने वाला जो उप सहारा का जो देश था, ये था घाना। 1957 में इसने स्वतंत्रता प्राप्त की। इससे पहले उसे गोल्ड कोस्ट के नाम से, घाना को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कुआमे नक्रूमा की कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी कर रही थी। घाना की जो जनता ने स्वतंत्रता के लिए हड़ताल किए, बहिष्कार किए, जन आंदोलनों का रास्ता अपनाया। 1991 में कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी को चुनावों में जबरदस्त सफलता भी मिली, और इसी पार्टी ने उस प्रणाली का विरोध भी किया जिसमें ब्रिटिश शासकों ने मुखियाओं को विधानसभाओं में अपने प्रतिनिधियों को भेजने का भी अधिकार दिया हुआ था। इसी पार्टी ने, यानी कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने ही अंग्रेजों पे दबाव डाला कि वे ऐसी विधानसभाएं बनाएं जिसमें कोई मनोनीत या विशेष सदस्य न हो। 1954 में इस मांग को मान लिया गया। 1956 में नई विधान परिषद के चुनाव हुए और कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी ने चुनाव में सफलता पाई। इस तरह घाना के नाम से एक नव स्वाधीन राष्ट्र के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हुआ और घाना पहला उप सहारा अफ्रीका का पहला स्वतंत्र देश बना। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।